हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छी होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वी एकेडमी पे। हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटना चक्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर में भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं और आज की ये जो हमारी वीडियो है ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में हमने पर्यावरण सुरक्षा तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमें धारणीय विकास से पढ़ना था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। क्या है धारणीय विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब धारणीय विकास का मतलब है कि जो भी देश विकास कर रहा है तो धारणीय विकास को अपनाना चाहिए, ताकि हमारी जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हों ही और भविष्य में भी वो संसाधन औरों को उपलब्ध होता रहे। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा को ध्यान में रख कर के विकास करना चाहिए। तो इसको कौन सा विकास कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं। मतलब धारणीय विकास सभी अपनाते हैं। तो इसमें क्या है, 17 जो है ना विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, प्राप्त करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। धारणीय विकास को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो धारणीय विकास को कहाँ प्रस्तावित किया गया था? Rio+20 सम्मेलन में। तो Rio+20 जो है ना सम्मेलन में इनको प्रस्तावित किया गया था और ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ध्यायत्व तो है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। तो क्या 17 विकास लक्ष्य हैं, इनको देखते हैं हम। ये देखिए 17 विकास लक्ष्य कौन कौन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा गरीबी के सभी रूपों की विश्व में समाप्ति करना। ठीक है, विश्व में समाप्ति करना, गरीबी के जितने भी रूप हैं सबकी क्या करना है, समाप्ति करना है। सेकेंड है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा है समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा हमारा है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। मतलब लैंगिक समानता तो प्राप्त ही करनी है, लेकिन उसके साथ महिलाओं व लड़कियों को, जो ये कमज़ोर वर्ग माना जाता है, को सशक्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और छठा लक्ष्य क्या है हमारा? सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब जो ऊर्जा पहुंचाई जाए, आधुनिक ऊर्जा, वो सस्ती भी हो, विश्वसनीय भी हो और टिकाऊ भी हो। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या लक्ष्य है हमारा? देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास का उपयोग करना। 15वां है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि रक्षण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। ठीक है, 16वां है न्याय संगत, शांतिप्रिय व समावेशी समाजों को बढ़ावा, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। और ये लक्ष्य किसने निर्धारण किए हैं? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। किस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। कि मतलब कौन सा देश इन जो है ना 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनमें क्या प्रयास कर रहा है, इसको चेक करने के लिए।
यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, मतलब समाज का एक दूसरे के साथ कितना समावेश है, आर्थिक विकास की स्थिति क्या है, और तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब इसके 3 आधार हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके कितने आधार हैं, इसके 3 आधार हैं। सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण की सततता से संबंधित जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, ये इसके आधार हैं। किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है उसके। ठीक है। 162 देशों की इस सूची में वर्ष 2019 में भारत 115वें स्थान पर था। मतलब इस जो है ना सूची में कितने देश शामिल हैं? 162 देश, जिसमें 2019 में भारत कितने स्थान पर था? 115वें स्थान पर था। ये इसकी सूची दी गई है, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे फ्रांस, पाँचवें पे ऑस्ट्रिया, छठे पे जर्मनी और जो है ना 7वें पे चेक गणराज्य थे। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, और सबसे यहाँ पे 130 नंबर पे किसका था? पाकिस्तान का। ठीक है, आगे देखते हैं। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। मतलब कि धारणीय विकास में ही धारणीय कृषि क्या है? एक पहलू है। ध्यायत्व है कि वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। मतलब सतत विकास का वर्ष किसको कहा जाता है? वर्ष 2003 को किसका विकास है? सतत विकास का वर्ष ही पूरा घोषित कर दिया गया। धारणीय कृषि क्या है? धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है, इसको देखते हैं हम। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, तो मतलब जो है ना, जैसे भूमि में बहुत लोग होते हैं, बहुत जो है ना फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं इतना ज़्यादा कि उससे भूमि क्या हो जाती है, उसके जो पोषक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक वो जो है ना उपयोगी नहीं रह जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखना है। मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, भूमि को बिना नुकसान पहुँचाए हमें उसके लंबे समय तक गुणवत्ता मिली रहे, इसी को क्या कहते हैं? धारणीय कृषि कहते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारत की कितनी जनसंख्या निर्भर करती है? 60% जनसंख्या किस पे? भारत की निर्भर करती है कृषि पे, कृषि क्षेत्र में लगी, जिसको हम प्रथम क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ध्यायत्व है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। मतलब अब जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाना भी तो उनको चाहिए ना, तो उसके लिए खाद्य पदार्थों को क्या करना पड़ेगा? उत्पादन उनका बढ़ाना पड़ेगा। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे कि जल्दी उत्पादन बढ़े, जिससे कि अगर रासायनिक खादों, उर्वरकों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जहरीले कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग करते हैं ताकि उनकी फसल खराब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें? परंतु इसके प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुँचती है। तो क्या होता है, ज़्यादा जो है ना मतलब कि यूज़ किया जाता है जब उर्वरक और रासायनिक खाद, तो उनसे क्या होती है? उनकी भूमि पर असर पड़ता है। ठीक है, और उसकी जो उर्वरकता होती है वो क्या हो जाती है? उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जिस जिस मिट्टी में, जिस खेत में हम लोग इतना उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जो है ना जो कुछ भी उगेगा तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो उन सब चीज़ों पे जाता है और उसी को मानव खाता है, तो उससे क्या होगा? मानव पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत व धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कि मतलब कि हमें कृषि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो करना ही करना है, लेकिन जो है ना पर्यावरण और भूमि और मनुष्य को सबको देखते हुए करना है। ठीक है, इस हेतु जैविक खाद, बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है, ना कि रासायनिक खाद का प्रयोग। इसको हटाया जा रहा है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है और जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर जाहिर सी बात है मानव के समक्ष जो है ना कई चुनौतियां प्रकट हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है। क्लब ऑफ रोम जो है वो किसकी किसकी संस्था है? अर्थविद हैं, उसमें सिविल सेवक हैं और व्यवसायियों की संख्या है। 3 लोगों को शामिल किया गया है। आप इसमें याद रखिएगा, हो सकता है इसमें चौथा ऑब्जेक्टिव कुछ और डाल करके आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए।
जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों की समाधान हेतु सुझाव देती। कौन सी? क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिक। यह संस्था शोध, विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। ठीक है, सेकंड इसमें ऑप्शन दिया है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए इसमें कौन सा सही है। तो ये जो है ना बी वाला सही है, खाली दूसरा कि इसको 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इसको जो है ना क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, बल्कि यूएनओ में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसकी जो है ना थ्योरी देखते हैं क्या है क्वेश्चन की। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए। कितने लक्ष्य बनाए गए? 17, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, 2019 में हमने बताया था कि जो है ना 115वें स्थान पे, और जो है ना इसमें कौन सा पूछ रहा है? 2017वां पूछ रहा है। ठीक है, तो 2017 का देखते हैं। इनमें से चारों ही नहीं है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2017 में स्वीडन का स्कोर कितना था? 85.6, जो प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत में 116वें स्थान पर था। ठीक है, 2017 में 116वें स्थान पर था और 2019 में 115वें स्थान पर भारत था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में स्वीडन 85.0 प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 112वें स्थान पर। ठीक है, वर्ष 2019 में 162 देशों की सूची में भारत 115वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है आत्मनिर्भरता। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। तीसरा है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। और डी वाला है कृषि प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि का प्रयोग। तो देखिए आत्मनिर्भरता भी नहीं है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत सूची करना, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है कि भूमि को इस प्रकार जो है ना उपयोग में लाया जाए कि पर्यावरण जो है ना वो अक्षुण्ण रहे, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी थ्योरी को देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। इसमें हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं? संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। ठीक है, रियो डी जेनेरिया कहाँ है? ब्राज़ील का शहर है और ब्राज़ील की ये क्या है? राजधानी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकत्रित होते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प किया गया। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। किसका सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन था। ये Rio+20 क्या था? जो है ना पर्यावरण सम्मेलन था। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे देता है और कोई सम्मेलन इसमें से। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, की स्थापना की गई। रियो अर्थ समिट उसी का दूसरा नाम था, तो आप नाम ज़रूर याद रखिएगा। 1992 में क्या किया गया कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। तो मतलब पूरे 183 देशों में जो
को साथ लेकर चलता है और वैश्विक पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां होती हैं उसको एक दूसरे को जो है ना मदद करके क्या करते हैं, उनसे निपटने की सहायता करते हैं। या संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय, आगे देखते हैं, पारिस्थितिकीय में क्या करते हैं, ये देखिए इसका डायग्राम दिया गया है। संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों, मतलब जो संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। कौन, GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो फिर क्या है, GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। क्या कहते हैं, जो अल्प विकसित देश है, जो अभी विकसित हो रहे हैं, उनको कौन सी निधि उपलब्ध कराता है, अल्प विकसित देश निधि को उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल अडॉप्शन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ठीक है, कि मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए उनको क्या क्या प्रयास करने हैं, तो जो उनकी जो तैयारी होती है उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, ध्यात है कि वर्ष 2001 में COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई थी। कहाँ करी गई थी, माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। तो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना कब करी गई, 2001 में, और COP7 में करी गई थी। ठीक है, यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों की तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती थी। वो सिर्फ जो है ना फंड के थ्रू जो है ना सहायता करती थी, लेकिन ये जो निधि थी विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, ये जो है ना अपनी तकनीकी को भी क्या करते थे, वो सहायता करते थे, तकनीकी को हस्तांतरण करते थे एक देश से दूसरे देश में। जैसे कि जो विकसित देश होते थे वो अल्प विकसित देशों को अपनी तकनीकी का हस्तांतरण करते थे ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने में कमी आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ जुड़े। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा नाओको इशी हैं। कौन है, नाओको इशी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये GEF का संस्थागत ढांचा क्या है, ये ढांचा, ये डायग्राम है इनका कि कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुविधा, ठीक है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, जैव विविधता पर अभिसमय, और क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, ये सब क्या है, ये सब सम्मेलन हैं दिए गए हैं। ठीक है, एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय, ये अभिसमय मतलब ये जो सम्मेलन है ये किस पे है, ये इसमें लिखा गया, इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक है, इसकी थ्योरी को देखते हैं। रियो डी जेनेरिया में वर्ष 2092 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है। पहला दिया हुआ है, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक है, भूमंडलीय पर्यावरण जो सुविधा था जिसको GEF कहा जा रहा था, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर A वाला है। आपको पता है ना कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक है, इन दोनों के लिए काम करता है। इसकी थ्योरी को देखते हैं। रियो अर्थ समिट के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, किसके अंतर्गत, 1992 में करी गई थी। ठीक है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा 21। अब ये क्या है,
तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया, ठीक है, ब्राज़ील का एक मतलब शहर भी है और क्या है, राजधानी भी है। वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1992 में। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, मतलब इसके ये तो जो है ना अन्य नाम है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे क्या कहा जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब एजेंडा 21 के बारे में और क्या है? एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। मतलब कार्य योजना का मतलब इसमें कार्य कैसे किए जाएंगे, इसकी एक योजना बनाया गया है। किसमें? एजेंडा 21 में, ठीक है। यह पारिस्थितिकीय विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। किस पे बल देता है? कि पारिस्थितिकीय विनाश जो हो रहा है इसको समाप्त करना और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एजेंडा 21 का क्या है, डायग्राम है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में होता है और इसी की 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है 1992 में। फिर समझौता इसी में होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में समझौता होता है। कौन सा? एजेंडा 2021। ये क्या है? एक कार्य योजना तैयार करी गई। फिर एजेंडा 21 की क्या है? 5 वर्ष बाद समीक्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन +5, ठीक है, जो कब होता है? 1997 में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया। तो एजेंडा 21 को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया, इसको देखते हैं। यह एजेंडा 21, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग क्या है? जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ठीक है। विकासशील देशों में गरीबी निवारण करना, क्योंकि वो अभी विकास हो रहे हैं, ठीक है, उनका विकास हो रहा है, अभी विकसित नहीं हुए हैं। वह जनसंख्या नियंत्रण करना, ठीक है। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, ठीक है। चौथा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये चारों क्या थे? इसके कार्य योजना में शामिल थे, ठीक है। फिर क्या है? अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। कौन सा? एजेंडा 21 था, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो है ना, कौन सा आंसर गलत है? इसमें खाली एक सही है, जोहान्सबर्ग में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? सिर्फ 1 वाला, एक ही सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। इसकी थ्योरी को देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। जो पहले ऑप्शन में दिया था वही बात है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी में उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है एजेंडा 21 की। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना की स्वीकृति की, जिसे क्या कहा जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? काहिरा में, डरबन में, रियो में या क्योटो में? तो आपको पता है कि रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील का शहर था, उसमें 1992 में किया गया था। इसकी थ्योरी को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब किया गया? 1992 में रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रियो +20 क्या है, ठीक है। अभी तो वो रियो डी जेनेरिया था, अब ये रियो +20 है क्या चीज़, ठीक है। वर्ष 1992 में आयोजित, यही कब हुआ था? 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। कब? 1992 के बाद 5 साल के बाद किया था, 1997 में। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। जो रियो +20 या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके 2 अन्य नाम क्या हैं? रियो +20 और जो है ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। मतलब 5 साल बाद जब एजेंडा 21 जो है ना प्रस्तावित हो गया था, तो इस पर जो कार्य योजना बनाई गई थी उस पर कितना काम किया गया है, तो इसको चेक करने के लिए यह बैठाई गई थी। ठीक है, एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में है, में इस सितंबर 2002 में एवं रियो+20 का आयोजन रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ठीक है, रियो+20 किसका नाम है? धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, कि उपलक्ष्य में क्या हुआ था? आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित रियो+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर दी वांट। ठीक है, क्या था? द फ्यूचर दी वांट। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। ठीक है, ये सारे पहलू थे जिन पर क्या हुआ? विचार हुआ। ठीक है, इसी सम्मेलन में और क्या होता है? भारत में हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था पर कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। ध्यायत्व है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। ठीक है, रियो+20 जो सम्मेलन हुआ था उसमें कोई जो है ना स्पष्ट रणनीति, मतलब क्या कैसे काम करना है, ये नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की आवश्यकता भी नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों को पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? यह पहला है, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। सेकंड है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। थर्ड है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है और पैनल है का सम्मेलन है। और चौथा क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये पहला ऑप्शन सही है, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, इसकी थ्योरी को देखते हैं। रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था कब? पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है? 2005 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 2000 में, और तीसरा ऑप्शन है 1999 में, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1997 में। तो इसमें कौन सा आंसर है? पृथ्वी सम्मेलन 5 हमारा आयोजित हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। आइए इसकी थ्योरी को देखते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। कब? 1992 में। ठीक 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। ठीक है, जो रियो 5+ या जो है ना पृथ्वी प्लस के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है हमारा, रियो+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो क्या था? सबसे पहले देखिए द फ्यूचर दी वांट, फिर जो है ना बी कौन सा? द फ्यूचर वी सीक, सी है द फ्यूचर वी हैव,
और फोर्थ है द फ्यूचर वी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ए वाला, द फ्यूचर वी वांट जो है ना क्या था, Rio+20 का घोषणा पत्र का शीर्षक था। आइए इसकी थ्योरी को देखते हैं। Rio+20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया 1992 के 20 वर्ष पूरे होने की पश्चात किया गया था। यह 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ। ठीक है। सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर दी वांट था। क्या था, द फ्यूचर दी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर क्या किया गया, विचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ये ब्राज़ील का एक शहर और राजधानी दोनों है, दोनों में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PEG जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी है, अर्थव्यवस्था की ओर के संक्रमण में सहायता देने के लिए सहायता राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, अभिभूत हुई है। जोहान्सबर्ग में 2002 के साधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरिया में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में, और तीसरा क्या दिया है, पेरिस में 2015 में, पेरिस में कहाँ हुआ था, 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क हुआ था कन्वेंशन में। डी है नई दिल्ली में 2016 में विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर क्या है, बी, रियो डी जेनेरिया में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ठीक है। इसकी थ्योरी को देखते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 का आयोजन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया में, ब्राज़ील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न संगठन एवं संस्थान इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस संगठन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।